भेटरिया गांव में भोलू कुम्हार रहता है। वो हमेशा ही इस बात से दुखी रहता है कि वो जो भी करता है उसमें असफल हो जाता है, जबकि उसी गांव का रामलाल कुम्हार हमेशा अपने हर काम में सफल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत पैसा है और भोलू कुम्हार के जीवन में हमेशा ही गरीबी बनी रहती है। क्या हुआ जी, बड़े उदास लग रहे हो? उदासी की तो बात ही है लाली। समझ में नहीं आता मेरे इतना मेहनत करने के बावजूद मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। हर बार कोई न कोई कारण होता है और मैं अपने काम में फेल हो जाता हूँ। कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई है आपको? अरे मुझे क्यों लगेगी, नजर लगना ही होगा तो रामलाल कुम्हार को लगेगी। वो काम में सफल भी होता है और उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा भी है। फिर भी आप किसी साधु महात्मा से मिलकर अपने बारे में पूछ लीजिए। अगर कोई बुरी बला होगी तो वो कोई उपाय बता देंगे। और ना चाहते हुए भी बीवी की बात मानकर वो एक साधु के पास पहुंचता है। बाबा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? अच्छे खासे हट्टे कट्टे तो दिखाई दे रहे हो। बाबा, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें ऐन वक्त पर कोई न कोई समस्या आ खड़ी होती है और मैं सफल नहीं हो पाता। सफलता और असफलता तो जीवन का एक अंग है बच्चे, इससे घबराना नहीं चाहिए। आज असफलता हाथ लगी है तो कल सफलता भी हाथ लगेगी ही। यही सोचकर तो इतने साल गरीबी में निकाल दिए बाबा, पर सफलता हाथ नहीं लग रही है। वहीं रामलाल को देखो, मेरी तरह वो भी कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, मगर हर बार सफल होता है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों एक ही गांव के, एक ही धंधे में हो, तो फिर इतना फर्क? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी बीवी कहती है कि मुझे किसी की नजर लग गई है, तो रामलाल के पास ऐसा क्या है कि उसे किसी की नजर लगती ही नहीं और वो सफल हो जाता है? ठीक है, कल तुम रामलाल को मेरे पास भेजना, मैं उससे पूछूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। साधु की बात सुनकर दूसरे दिन भोलू कुम्हार रामलाल कुम्हार को साधु के पास भेजता है। उसे साधु के पास जाता देख भोलू सोचता है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये साधु को सब कुछ बता दे और साधु मुझसे बात छुपा जाए। बाबा, आपने मुझे बुलावा भेजा था। हाँ तो रामलाल, हम जानना चाहते हैं कि गांव के एक मामूली कुम्हार होकर भी तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? बाबा, मैं अपने काम में बहुत मेहनत करता हूँ। मेहनत तो सभी करते हैं, तुम्हारे गांव का भोलू कुम्हार भी करता है, फिर तुम्हारे पास ही इतनी सफलता, इतना पैसा कैसे आता है? ये तो मुझे भी नहीं पता बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। आप पता लगाइए, पता लगे तो मुझे भी बता देना। तो मैं चलूं बाबा? क्या बताया बाबा उसने? जल्दी से मुझे बता दीजिए तो मैं भी सफल हो जाऊं। जल्दी कीजिए। उसने ऐसा कुछ भी खास नहीं बताया, उल्टे टका सा जवाब दे दिया कि उसे ही पता नहीं है। अगर मुझे पता चले तो मैं उसे भी बता दूं। बहुत बड़ा धूर्त आदमी है, पर बाबा आप अपनी दिव्य चक्षु से पता कर लीजिएगा और आप मुझे भी बता दीजिएगा। इस बात को 2-4 दिन गुजर जाते हैं, पर ना साधु बाबा का कोई संदेश आता है और ना ही भोलू कुम्हार अपने काम में सफलता पाता है। तब वो फिर बाबा के पास पहुंचता है। बाबा, 4 दिन गुजर गए, आपने कोई उपाय नहीं बताया। उपाय मिल गया है बच्चे, और इसके लिए तुम्हें और रामलाल को मेरा एक कार्य करना होगा। कौन सा काम बाबा? आप बताइए, मैं अकेले ही कर दूंगा। नहीं, कार्य तुम दोनों को करना होगा। कल तुम एक बार फिर रामलाल को लेकर मेरे पास आना। बाबा से उपाय मिलने की बात सुनकर भोलू कुम्हार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन सवेरे ही सवेरे वो रामलाल को लेकर साधु बाबा की कुटिया में पहुंच गया। प्रणाम बाबा।
आपने आज फिर मुझे याद किया। हाँ, आज आप दोनों को शहर के बाजार में लाला भाई की दुकान पर 50-50 मटके पहुंचाने हैं। वो मेरा शिष्य है, वो तुम्हें मटके के पैसे दे देगा। पैसे लेकर तुम दोनों मुझे दिखाना। ये तो कोई कार्य नहीं हुआ बाबा, मुझसे कह देते, मैं ही पहुंचा देता। इसके लिए रामलाल को बुलाने की क्या जरूरत थी? कार्य तुम दोनों को ही करना है बच्चों। जाओ, कार्य पूरा होने के बाद मुझसे मिलना। भोलू को साधु की एक कार्य वाली बात सुनकर अटपटी लगी। फिर भी वो अपने घर गया और अपने बनाए हुए 50 मटके लेकर अपनी बैलगाड़ी में बैठा और शहर की ओर निकल पड़ा। चल 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 चल, अरे बढ़ो भाई बढ़ो। मटके शहर पहुंचाकर आने के बाद बाबा जरूर मुझे अमीर बनाने का कोई बढ़िया सा उपाय बताने वाले हैं। जल्दी चलो जल्दी चलो, अरे हट जाओ भाई। दम लगा के हैसा, दम लगा के हैसा। ओह, अब क्या करूं? लगता है मटके के वजन की वजह से बैलगाड़ी खींच नहीं पा रहे हैं। चल चल चल। क्यों भाई, मटके बेचने हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो एक साधु बाबा ने लाला भाई की दुकान पर देने के लिए कहा था। पर उनकी दुकान तो शाम 6 बजे तक खुली रहती है। अभी 6:30 बज गए, दुकान बंद हो गई है। एक काम करो, 500 रुपए लो और मटके दे दो। क्या बात करते हो, 2500 के मटके 500 में दे दूं? तो क्या गांव वापस ले जाओगे? वापस ले जाकर फायदा क्या होगा? उससे तो अच्छा 500 रुपए ले लो। बैलों को चारा पानी खिलाने का काम आएगा। बेचारे कितनी मेहनत से लेकर आए हैं। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। गांव वापस ले जाकर क्या फायदा होगा? लाओ 500 ही दे दो। अपने 2500 के मटके 500 में ही बेचकर भोलू गांव लौटता है और रामलाल को लेकर सीधा साधु बाबा की कुटिया में पहुंचता है। बाबा, आपने कहा था ना, शहर में मटके देने के बाद पैसे लेकर मुझे दिखाना। ये लीजिए 50 मटके के मेरे पैसे। और ये मेरे पैसे। भोलू, तुम्हारे पैसे तो बहुत कम हैं। क्या तुम 50 से कम मटके लेकर गए थे? नहीं नहीं बाबा, मैं तो 50 ही मटके लेकर गया था। फिर पैसे इतने कम क्यों? मैंने कहा ना बाबा, हमेशा मुझे घाटा ही होता है। रास्ते में मेरे बैलगाड़ी का चक्का कीचड़ में फंस गया। मैं बाजार पहुंचने में लेट हो गया। लाला भाई की दुकान बंद हो चुकी थी। मैं मटके वापस लाकर क्या करता, सो 500 रुपए में एक आदमी को बेच दिया। रामलाल, उसी रास्ते से तो तुम भी गए थे। तुम्हारी गाड़ी का चक्का कीचड़ में नहीं फंसा? बाबा, मैं बैलगाड़ी लेकर ही नहीं गया था। कल रात हल्की सी बारिश हुई थी। मैंने सोचा कहीं गांव से शहर तक का रास्ता गीला होकर खराब ना हो गया हो, इसीलिए मैंने पहले शहर से आए हुए कुछ लोगों से पूछताछ की। उन्होंने कहा रास्ते में कीचड़ हो गया है, बैलगाड़ी फंस सकती है। मैंने सोचा तब तो बाजार पहुंचने में मैं बहुत लेट हो जाऊंगा और दुकान बंद हो गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। सो मैंने मेरे सारे मटके साइकिल पे बांधे और साइकिल के पतले पतले टायर कीचड़ से बचाते हुए मैं समय से पहले ही बाजार पहुंच गया। सुना भोलू बच्चा, यही उपाय मैं तुम्हें बताना चाहता था। ये उपाय? मैं समझा नहीं बाबा। तुम्हारी शिकायत थी ना, तुम भी वही काम करते हो जो रामलाल करता है, फिर भी तुम्हारी किस्मत मार खा जाती है। तुम्हें नुकसान होता है और गरीबी बनी रहती है। हाँ बाबा। इसकी वजह है तुम्हारा बिना सोचे समझे काम करना। अगर रामलाल की तरह तुमने भी शहर जाने से पहले शहर जाने वाले रास्ते के बारे में सोचा होता, पता किया होता, तो ना तुम्हारी गाड़ी का चक्का कीचड़ में फंसता, ना तुम लेट होते और ना तुम्हें नुकसान उठाकर अपने मटके बेचने पड़ते।
शायद आप सही कह रहे हैं बाबा। शायद नहीं, यकीनन सही कह रहा हूं बच्चा। एक बात हमेशा याद रखना, जो लगातार सफल होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, अलग तरीके से करते हैं। उषा भाभी की सफलता। बटूक नगर में मोंटू अपनी माँ उषा के साथ रहता है। उषा को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाने का बड़ा शौक है। उसके इस शौक की वजह से उसके पति हमेशा परेशान रहते थे और उसे मना करते थे। वाह उषा भाभी, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया आपने, मजा आ गया। लो अर्जुन भाई भी आ गए। अर्जुन भाई आप खाना खाइए, हम चलते हैं। उषा, आज फिर तुम इन लोगों को नाश्ता करवा रही हो। मुश्किल से हमें 2 वक्त का खाना मिलता है, उसमें भी तुम औरों को खिलाती रहती हो। कैसे चलेगा? महीना आधा भी खत्म नहीं होता कि हमारा राशन पूरा खत्म हो जाता है। अजी छोड़िए, पहले ही लोग इतना टेंशन में जीते हैं। मेरे हाथ का नाश्ता करके थोड़ा खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत कर देती हूँ तो क्या हुआ, उन्हें अच्छा लगता है। सुना कैसे तारीफ कर रहे थे। अरे मुफ्त खाने को मिले तो सभी तारीफ करते ही हैं। मगर उषा पर उनकी बात का कोई असर नहीं होता। उसका शौक बरकरार रहता है। यहाँ तक कि वो कुछ बनाती तो अपने बेटे मोंटू के हाथ से पड़ोस में भी चखने के लिए जरूर भेज देती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन उसके पति अर्जुन की तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है। सभी देखने आते हैं और सांत्वना देकर चले जाते हैं। घबराइए मत उषा भाभी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ मदद की जरूरत हो तो जरूर कहना। मैंने चेक कर लिया है, इनके इलाज में करीब 10,000 का खर्चा आएगा। 10,000? डॉक्टर तो अपनी बात कहकर चला जाता है। उषा की समझ में नहीं आता है कि इतना पैसा कहाँ से लाए। लिहाजा अर्जुन बिस्तर पकड़े ही पड़ा रह जाता है। एक दिन मोंटू बाहर से आ रहा होता है, तभी पड़ोस के काका मोंटू से कहते हैं, मोंटू बेटा, ये ले पैसे, बाबू की दुकान से मेरे लिए छोले भटूरे ले आ। अरे मोंटू, कहाँ घूम रहे? आ, तेरे बापू के लिए छोले भटूरे बनाए हैं, आके खा ले। माँ, मैं बाबू की दुकान पर काका के लिए छोले भटूरे लेने गया था, पर उनकी दुकान तो बंद है। ओहो, बेचारे का कितना मन होगा छोले भटूरे खाने का। एक काम कर, ये ले, जा उन्हें भी दे आ, फिर आकर तू भी खा ले। मोंटू माँ के हाथ के बने छोले भटूरे उन्हें दे आता है और पूरी बात बताता हुआ पैसे भी देने लगता है, पर काका नहीं लेते हैं। पैसे तुम ही रख लो। नहीं नहीं, मैं कैसे रख सकता हूँ? बेटे, वैसे भी बाबू की दुकान खुली होती तो मेरे पैसे जाते ही ना, समझो चले गए। पर मोंटू नहीं लेता है। दूसरे दिन पड़ोस की कमला आकर कहती है, उषा बहन, मैं 2 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। जरा 2 दिनों तक मेरे पति के लिए रोटी सब्जी भेज देना। भेज तो मैं देती कमला, पर क्या करूँ, घर में आटा ही नहीं है और अभी इनकी तबीयत खराब है, पैसे भी नहीं है कि ले आऊं। कोई बात नहीं, ये लो 100 रुपए। 1 किलो आटा मेरे पति के लिए ले आना। अरे पर ये 100 रुपए क्यों? 1 किलो आटा तो 50 रुपए का आता है ना। 1 किलो तुम्हारे लिए भी ले आना। नहीं नहीं बहन, मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ? ओफो, जब आए तो वापस कर देना, नहीं तो बाद में 1 किलो आटे के पराठे बनाकर भेज देना मेरे घर। और इस तरह उषा के घर पर 1 किलो आटा आ जाता है तो वो पड़ोसी कमला के पति के लिए ही नहीं, अपने पति और बेटे के लिए भी पराठे बनाती है। दोनों का पेट भर जाता है। 2 दिन बाद कमला वापस आती है। उसकी मुलाकात उसकी सहेली बिमला से होती है। क्या हुआ बिमला, तुम काफी परेशान लग रही हो। क्या बताऊं बहन, मैं मायके जा रही हूँ। मेरे पति को छुट्टी नहीं मिली। अब 1 हफ्ते तक वो कैसे खाना खाएंगे? ये बाबू की दुकान भी बंद है। अरे उषा बहन से कह दो, मैं मायके गई थी तो उसने ही मेरी हेल्प की थी। दोनों उषा के पास पहुंचती हैं। उनकी बात सुनकर उषा खुश हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भाई साहब के लिए 4 रोटी और सेक दूंगी तो थक थोड़ी ना जाऊंगी। मुझे पता है बहन,
वैसे भी तुम्हें खाना बनाने और खिलाने का तो बड़ा शौक है, हो भी क्यों ना, आखिर सभी खाकर खुश भी हो जाते हैं। उषा बहन, तुम एक काम क्यों नहीं करती? बाबू की दुकान तो वैसे भी बंद रहती है, क्यों ना तुम ही एक स्टॉल खोल लो? अरे मैं? हाँ, वैसे भी सभी तुम्हारे खाने की तारीफ करते हैं, किंतु तुम्हें बार बार कहते शर्माते हैं। स्टॉल होगा तो लोग पैसे देकर खाएंगे, तुम्हारी खिलाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हम जैसे लोगों की मदद भी हो जाएगी। और उनके काफी कहने समझाने पर उषा एक स्टॉल खोल लेती है, जिस पर मोंटू बड़े ही प्यार से लिखता है, माँ की रसोई। और फिर माँ की रसोई स्टॉल देखते ही देखते फेमस हो जाता है। भाई वाह उषा भाभी, सचमुच आपके हाथ में अन्नपूर्णा का वास है। कितना स्वादिष्ट बनाया है, वाह। अरे उषा भाभी तो हमेशा ही हर चीज स्वादिष्ट बनाती थी। जमींदार साहब, फिर भी आप तो हमारे घर खाना खाने आए नहीं, होली दिवाली पर ही आए हैं बस। क्या करें भाभी जी, रोज रोज आपसे कहते शर्म आती थी। आखिर आपके राशन पर खर्चा भी तो होता था ना। अब स्टॉल खोल लिया है, खुल कर खाएंगे। हाँ भाभी, पहले हम संकोच में बोल नहीं पाते थे कि क्यों आपको तकलीफ दें। हाँ, अब तो दिल खोल कर बोलेंगे, जी भर कर खाएंगे। उषा का स्टॉल चल निकलता है, सफलता के नए नए झंडे गाड़ देता है। लोग चटखारे ले लेकर उसकी बनाई चीजें खाते हैं। मोंटू भी अपनी माँ के काम में हाथ बटाता है। उषा की दिन दूनी रात चौगनी कमाई हो जाती है। उस कमाई से न सिर्फ उषा के घर के हालात सुधर जाते हैं, बल्कि वो अपने पति का पूरी तरह इलाज भी करवा लेती है। उषा जी, अब अर्जुन भाई साहब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद तो आपको अपनी पत्नी का करना चाहिए। इन्होंने अपनी मेहनत से तुम्हारे इलाज के लिए पैसे इतनी जल्दी जुटा लिए कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। मुझे माफ करना उषा, मैं तुम्हें हमेशा स्वादिष्ट खाना लोगों को खिलाने से रोकता था, पर आज एक बात मेरी समझ में आ गई है। इंसान का शौक भी कभी कभी उसकी कमाई और सफलता का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है।